चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल की फौल्ता विधानसभा सीट पर वोटिंग रद्द कर दी है। यहां पर 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान ईवीएम में गड़बड़ी और हिंसा की खबरें आई थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने फौल्ता विधानसभा के सभी 285 बूथों पर दोबारा वोटिंग कराने का आदेश दिया। अब फौल्ता में 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम को 6 बजे तक दोबारा वोटिंग होगी, जबकि नतीजे 24 मई को जारी होंगे। वहीं शनिवार को फौल्ता के हाशिम नगर इलाके में वोटिंग में गड़बड़ी को लेकर जबरदस्त हंगामा हुआ है। लोगों ने आरोप लगाया है कि 29 अप्रैल को टीएमसी की कार्यकर्ताओं ने उन्हें वोट करने नहीं दिया। ग्राम प्रधान और उसके गुर्गों ने महिलाओं को धमकाया और रेप करने की धमकी दी। इतना ही नहीं, घर के बच्चों को जान से मारने की धमकी दी गई, जिसके बाद लोग पुलिस से शिकायत करने पहुंचे तो उल्टे पुलिस ने ग्रामीणों पर ही लाठीचार्ज कर दिया, जिससे नाराज होकर लोगों ने रास्ता जाम कर दिया। घटना के बाद मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात करनी पड़ी, लेकिन हालात अभी भी तनावपूर्ण बने हुए हैं। तो इसी ने फौल्ता में एक बार फिर से चुनाव करवाने का ऐलान किया है। गड़बड़ी की शिकायत के बाद 21 मई को अब फौल्ता सीट पर फिर से वोटिंग होगी और सभी 285 पोलिंग बूथों पर ये वोटिंग करवाई जाएगी। 24 मई को फौल्ता सीट का गणना किया जाएगा और उसके बाद इसका रिजल्ट आएगा। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो फौल्ता को लेकर जो लगातार लोगों की शिकायत आई थी, उसके बाद इसका विरोध हुआ, फिर आखिरकार इलेक्शन कमीशन ने इस पर संज्ञान लेते हुए 21 मई को दोबारा पोलिंग करवाने की बात कही है। 285 अलग अलग पोलिंग बूथ पर फौल्ता विधानसभा में फिर से वोटिंग होगी और उसके बाद इसके रिजल्ट्स आएंगे। यानी कि 4 मई को फौल्ता का रिजल्ट्स नहीं आने वाला है। अब दोबारा पोलिंग के बाद मई के महीने में यानी कि 21 मई को जब यहां पर वोटिंग हो जाएगी, उसके बाद फौल्ता सीट का नतीजा सामने आएगा। अब जहांगीर के गुर्गों को लेकर जो लगातार आरोप लग रहे थे कि उन्होंने लोगों को धमकाया था, जिसके बाद पुलिस ऑफिसर भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने इस बारे में जहांगीर और उसके परिवार को भी चेतावनी दी थी कि वो किसी भी तरह की हरकत ना करे, लेकिन आखिरकार लोगों ने इस मामले में बड़ा आरोप लगाया। खुद शुभेंदु अधिकारी ने कहा था कि करीब 60 ऐसे बूथ हैं जहां पर रीपोलिंग की जरूरत है फौल्ता में। लोगों का गुस्सा और हंगामे की ये वही तस्वीर है जिसने ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी के गढ़ दक्षिण 24 परगना जिले की फौल्ता सीट का सच पूरे देश के सामने ला दिया है। ভোট দিতে দেয়নি, কাগজ কেড়ে নিয়ে বলেছে তোমরা ভোট হয়ে গেছে। এক বেजुबान लड़की उनको भी घर से निकाल दिया गया था। आरोप भी ऐसे कि आप दंग रह जाएंगे। तृणमूल को वोट नहीं किया तो मार देंगे, बीजेपी को वोट दिया तो काट देंगे, और तो और वोट करने निकले तो रेप कर देंगे। हमारा लोगों को मारा और कहा हम रात में आते हैं, तुमको रेप करेंगे और बच्चे लोगों को काट के फेंक देंगे, तब जाके लड़की जहांगीर के लोग हैं। हाँ सब। बंगाल की फौल्ता सीट पर गड़बड़ी को लेकर चुनाव आयोग को पहले ही कई शिकायतें मिल चुकी थी, लेकिन शनिवार को जिस तरह से वहां के वोटर सड़कों पर उतरे और टीएमसी के गुंडों की खौफनाक हकीकत कैमरे के सामने बयां की, तो साफ हो गया कि अब इस सीट पर बड़ा फैसला होने वाला है। हुआ भी वही। चुनाव आयोग ने दक्षिण 24 परगना जिले की फौल्ता विधानसभा सीट पर वोटिंग के दौरान भारी गड़बड़ी को लेकर बड़ा फैसला किया। चुनाव आयोग ने फौल्ता सीट पर 29 अप्रैल को हुई वोटिंग को रद्द करते हुए इस सीट पर रीपोलिंग का आदेश दिया। आयोग ने फौल्ता सीट के सभी 285 पोलिंग बूथ और सहायक पोलिंग स्टेशनों पर दोबारा वोटिंग का आदेश दिया। यहां 21 मई को सुबह 7 बजे से शाम 6 बजे तक रीपोलिंग होगी और इस सीट की वोटों की गिनती 24 मई को होगी। यानी अब कल वोटों की जो गिनती होगी वो 294 की बजाय 293 सीटों की ही होगी। फौल्ता सीट के नतीजे 24 को आएंगे। चुनाव आयोग ने यह फैसला 29 अप्रैल को वोटिंग के दौरान हुई गड़बड़ी की शिकायत मिलने के बाद किया है। शनिवार को फौल्ता के हाशिम नगर इलाके में स्थानीय लोगों का
टीएमसी और उसके गुंडों के खिलाफ गुस्सा फूट पड़ा। चुनाव में गड़बड़ी के विरोध में लोग सड़कों पर उतर आए, घंटों तक नारेबाजी करते रहे। मौके पर पहुंची पुलिस लोगों को समझाने की कोशिश करती रही, लेकिन लोगों का गुस्सा शांत नहीं हुआ। लोगों का आरोप है कि टीएमसी के गुंडे उन्हें खुलेआम धमका रहे हैं, बच्चों को मारने की धमकी दे रहे हैं, महिलाओं और बेटियों से रेप की धमकी दे रहे हैं। हम उनको वोट दिया था, फिर भी हम टीएमसी को वोट दिया था, फिर भी उन्होंने हमको ऊपर हमला किया था। क्यों हमला किया? इसके लिए हम उनका हमला किया। कब हमला किया? काल हमला किया था। कौन आया था यहाँ पे? यस्टरडे परसों सुबह में यहाँ का जो मुखिया है इस्राबिल चकदार, टीएमसी का, तृणमूल का, जहांगीर इस्राबिल चकदार, जहांगीर के आदेश पे डायमंड मॉडल लेके बाइक भाई ने घुसा है, घुस के लड़कियों को मारा, हमारा लोगों को मारा। और कहा हम रात में आते हैं, तुमको रेप करेंगे और बच्चे लोगों को काट के फेंक देंगे, तब जाके लड़की। जहांगीर के लोग हैं? हाँ सब, हाँ। लोगों के भारी विरोध के बाद इलाके में सीआरपीएफ और आरएएफ के जवानों समेत भारी पुलिस बल तैनात किया गया है। फलता के लोगों का आरोप है कि टीएमसी के गुंडों ने 29 अप्रैल को उन्हें वोटिंग करने से रोका। विरोध करने पर घरों पर हमला किया गया, हिंदू वोटरों को टारगेट किया गया, घर जलाने की धमकी दी गई, महिलाओं को धमकाया गया, लोगों के साथ मारपीट की गई। देखिए, ये तमाम लोग हैं जो एक ही बात कह रहे हैं कि कुछ लोग तो वोट डाल दिया उन्होंने, कुछ ने, और वो ये कह रहे हैं कि जिसको वो चाहते थे उसको भी डाल दिया, फिर हमें क्यों मारा, हमसे क्यों इस तरीके से पूछताछ की। दूसरी बात ये कि कई लोग तो डर के मारे वोट डालने ही निकले, क्योंकि फोर्स तो वहां पर जहां बूथ थी वहां थी, लेकिन गाँव में लोग एक एक चेहरा ये लोग पहचानते हैं। पंचायत का जो टीएमसी का आदमी था वो मौजूद था, उसके खौफ से घर से बाहर ही नहीं निकले। ये देखिए तमाम लोग मौजूद है। आप लोग में से कई लोग क्या घर से बाहर वोट डालने नहीं निकले डर के मारे? हाँ, क्या है, वोट लेने के ले ही वहाँ से भागा दिया, नहीं होगा, अब कल वोट हो गया। इस बात का डर था? क्यों डर रहे थे आप? कि हम लोग नहीं डर रहे थे, हम लोग गए थे, हम रास्ते गए, वहाँ से बोले तुम्हारा वोट हो गया, तुम घर पे जाओ। कौन बोला? टीएमसी का आदमी बोला। टीएमसी का आदमी। अभी तक वोट गणना नहीं हुआ है, ऐसा हो रहा है, तो होने के बाद जीतने के उसके बाद क्या होगा? हम लोग आजाद रहेंगे यहाँ पर? चलो बोलिए, हम लोग आजाद कहाँ रहिए? फलता में वोटर्स टीएमसी कार्यकर्ताओं पर हमले का आरोप लगा रहे हैं। लोगों का कहना है कि वोटिंग के बाद टीएमसी के लोगों ने उनके साथ मारपीट की। जब वो इसका विरोध कर रहे थे तो पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, जिसमें कई लोग घायल हो गए। तुम लोगों को मारा पीटा क्यों जा रहा है यहाँ पर? तुम डर क्यों रहे हो? क्योंकि हम लोगों को काल बोले थे कि जो हमारा यहाँ पे डरा रहा है, धमका रहा है, उसको अरेस्ट करने के लिए पुलिस को बोला थे, ठीक है, लेकिन वो अब तक अरेस्ट तो नहीं हुआ। आज 26 घंटे हो गया, अरेस्ट अभी तक नहीं हुआ। फिर हम लोग पुलिस को बोलने को गया, बच्चे लोग को मार रहा है, लड़की लोग को मार रहा है। बहुत वयोज्येष्ठ महिला कॉलोनी में कितने हिंदू रहते हैं? बहुत सारे हिंदू है। कितने लोग वोट नहीं दे पाए? बहुत सारे, 150 के ऊपर, 200 के ऊपर नहीं। और ये किस समय की बात है जब वोट नहीं देने गए वो लोग? ये दूसरा जो इलेक्शन था वहाँ पे। तो क्यों नहीं दे पा रहे थे वोट? क्योंकि हमें देने को जाने ही नहीं दे रहे हैं। क्या घर के बाहर कोई आया था? घर के बाहर आया था, जो जहाँ पर वोट हो रहा है उसके 100 मीटर दूरी में लोग बैठे थे, जो लोग बोल रहे थे कि आपका वोट हो गया, आप घर चले जाओ, बोल लो। तो हमें वोट देने को ही नहीं मिला। हमें क्या, हमारा यहाँ पे बहुत लोग हैं जिसको वोट देने को नहीं मिला। फलता के लोगों में जो खौफ दिख रहा है, उस खौफ का नाम है जहांगीर खान। जहांगीर खान फलता सीट से टीएमसी का उम्मीदवार है। माना जाता है कि ये ममता के भतीजे अभिषेक बनर्जी का बेहद खास है। लोगों का आरोप है कि इसराफिल चकदार टीएमसी उम्मीदवार जहांगीर खान का गुर्गा है और वो जहांगीर खान के इशारे पर लोगों को धमकाने और मारने का काम करता है। साउथ 24 परगना जिला टीएमसी नेता अभिषेक बनर्जी का सियासी गढ़ है। फलता सीट पर 70% हिंदू हैं और 30% मुस्लिम। जहांगीर खान पर 2021 में भी वोटरों को डराने और धमकाने का आरोप लगा था।
2021 के चुनाव में फलता में डर से हिंदू वोट देने के लिए बाहर नहीं निकले थे। आरोप है कि जहांगीर और उसके गुर्गे सोर्स जैमिंग, बूथ जैमिंग, छप्पा वोटिंग कराते हैं। लोगों का आरोप है कि 29 अप्रैल को दूसरे फेज की वोटिंग के दौरान गांव के बाहर टीएमसी कार्यकर्ताओं ने घेरेबंदी कर रखी थी। हिंदू लोग जब वोट करने के लिए घरों से बाहर निकले तो उन्हें धमाका कर बीच रास्ते से वापस भेज दिया गया। 29 अप्रैल को फलता में वोटिंग चल रही थी। बीजेपी के उम्मीदवार देवांशु पांडा ने दावा किया कि बूथ नंबर 177 पर ईवीएम में बीजेपी के चुनाव चिन्ह वाले बटन पर टेप लगा दिया गया ताकि वोटर कमल का बटन दबा ही ना सके, जिसके बाद बीजेपी ने चुनाव आयोग से फलता में रीपोलिंग की मांग की थी। पिछले 10 सालों से तृणमूल कांग्रेस का एक ही प्रचार रहा, अगर वोट दो, नहीं तो सारे सुविधाएं बंद, राशन पानी बंद, घर से निकालना बंद, तुम्हारा दुकानें बंद, वोट देना पड़ेगा, नहीं तो लक्ष्मी भंडार बंद, सारे सुविधाओं से, सारे पंचायती व्यवस्था से अलग कर देंगे। तो थ्रेट ही उसका इलेक्शन कैंपेन था। तो आज एक तो आदत होता है ना, तो आदत अभी पूरा छूटा नहीं। सरकार भी जाए, दल भी जाएगी। फलता में रीपोलिंग के ऐलान के बाद टीएमसी भड़क गई है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पर खुलेआम धमकी दी है। अभिषेक बनर्जी ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि जिसमें हिम्मत हो फलता से चुनाव लड़कर दिखाए। आपके बांग्ला विरोधी गुजराती गिरोह और उनके कठपुतली ज्ञानेश कुमार के लिए 10 जन्मों में भी मेरे डायमंड हार्बर मॉडल में जरा सी भी खरोंच नहीं लगा पाएंगे। आप अपनी पूरी ताकत लगा दीजिए, मैं पूरे भारत को चुनौती देता हूं। फलता आइए, अपने सबसे ताकतवर को यहां भेजिए, दिल्ली से किसी एक सरगना को भेजिए, अगर हिम्मत है तो फलता में चुनाव लड़कर दिखाएं। अभिषेक का ये भड़काऊ पोस्ट तब सामने आया जब पश्चिम बंगाल बीजेपी ने एक्स पर एक पोस्ट करके आरोप लगाया कि जहांगीर ने फलता समेत पूरे सुंदरबन इलाके को एक तरह का लयारी बना दिया है, जहां महिलाओं की तस्करी, अवैध अंग व्यापार और बांग्लादेश से अवैध हथियारों और गोला बारूद की आवाजाही जैसी गतिविधियां होती हैं। और ये सब यहां जहांगीर खान के संरक्षण में होता है, जो भाईपो यानी अभिषेक बनर्जी का दाहिना हाथ माना जाता है। डायमंड हार्बर में डेमोग्राफी भी हमारे लिए थोड़ा चैलेंजेस है। ऐसा नहीं कि कुछ असेंबली तो हम अच्छी पोजीशन में है, लेकिन बाकी जगह पे डेमोग्राफी लास्ट 75 सालों में चेंज हो गया। और सबसे बड़ी बात है कि वहाँ पे जिस तरीके की धांधली होती है, ब्लैक टेप लगा देना, सेलो टेप लगा देना, तो अभिषेक बनर्जी ये कराते हैं। अभिषेक बनर्जी का डेमोक्रेसी का मॉडल है। अब मालूम नहीं पूरे देश के सामने मॉडल जब अभिषेक बनर्जी बताएंगे तो राहुल गांधी वगैरह उनके जो टीम है, जो इंडी गठबंधन है, वो लोग कैसे इनको लेंगे। सीखना चाहिए अभिषेक बनर्जी से उन लोगों को। वो तो ममता बनर्जी के पार्टी के लोग, फिराद हकीम खूब बोल चुके, मेटिया बुरुज मिनी पाकिस्तान है। तब क्या हुआ था? तब क्यों नहीं ट्वीट किया? जहांगीर के साथ अभिषेक बनर्जी का नाम जुड़ा तो टीएमसी आग बबूला हो गई। सबसे ज्यादा मिर्ची बीजेपी के लयारी वाले कमेंट से लगी। टीएमसी ने इसे बंगाली अस्मिता के अपमान से जोड़ दिया। फलता एक जमाने में लेफ्ट का गढ़ रहा है, जिसका इतिहास चुनावी हिंसा का रहा है, और जब टीएमसी आई तो उसने लेफ्ट के उस रक्त चरित्र को अपना लिया। और अब जब बीजेपी टीएमसी का चैलेंज बनकर सामने आ रही है तो इसके साथ भी टीएमसी वही प्रयोग कर रही है, जिसका डराने वाला चेहरा जहांगीर खान बन चुका है। हालांकि चुनाव आयोग और सेंट्रल फोर्स की मौजूदगी में यहां रीपोलिंग होगी तो उम्मीद है कि लोग अपने मन मुताबिक मताधिकार का प्रयोग कर सकेंगे। और एक बार फिर से आपको बताएं कि आखिर दक्षिण 24 परगना की फलता विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने रीपोलिंग का आदेश क्यों दिया। उससे पहले आप जान लीजिए कि यहां से उम्मीदवार कौन कौन है। फलता सीट से टीएमसी की तरफ से जहांगीर खान मैदान में है। वहीं जहांगीर खान, जिसे अभिषेक बनर्जी का बेहद करीबी बताया जाता है, वहीं बीजेपी की तरफ से यहां से देवांशु पांडा मैदान में उतरे हैं। और जिस तरह से जहांगीर को लेकर खबरें सामने आई थी कि उसका किस तरह का दबदबा है पूरे इलाके में, जिसके बाद मौके पर मौजूद चुनाव आयोग की ओर से
नियुक्त किए गए पुलिस अधिकारी ने जाकर पूरे इलाके में मार्च निकाला था। परिवार से जाकर तक भी कहा था कि वो किसी भी तरह की ऐसी हिमाकत ना करे जिससे कि उसके खिलाफ कोई कार्रवाई करनी पड़े। जिसके बाद जहांगीर खान ने भी उसका जवाब दिया था और उसका जो वर्चस्व है, उसका जो रसूख है, वो आप सुन ही रहे हैं लोगों की जुबानी। अब चुनाव आयोग को ऐसे कौन कौन सी शिकायतें मिली है वो भी आपको बताते हैं, जिसके बाद टीएमसी के गढ़ फौलता में दोबारा वोटिंग का फैसला लिया गया है। अब देखिए, चुनाव आयोग को गड़बड़ी की बात मिली थी। फौलता में गंभीर चुनावी अपराध का आरोप लगा है। इसके अलावा लोकतांत्रिक प्रक्रिया के उल्लंघन का भी आरोप लगाया गया है, जहां पर लोगों को वोट देने को नहीं मिला है। निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए रीपोलिंग करवाने का फैसला लिया गया। इलेक्शन कमीशन की ओर से 12 पोलिंग बूथ का पूरा वीडियो फुटेज नहीं मिल पाया है, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। 22 पोलिंग बूथ पर अनजान लोग दाखिल होते देखे गए हैं सीसीटीवी के जरिए, जिसका आरोप भी लगा रहे थे लोग। 177 नंबर बूथ पर ईवीएम से छेड़छाड़ की शिकायत मिली थी। इसके साथ ही कई जगहों पर पोलिंग एजेंट के साथ पीठासीन अधिकारी दिखा है। तो अब बंगाल में काउंटिंग में करीब 24 घंटे का ही समय बचा है और ऐसे में हलचल तेज हो गई है। चुनाव आयोग फुल एक्शन में है। बंगाल में काउंटिंग को लेकर सुरक्षा लगातार कड़ी की जा रही है। अब चुनाव आयोग ने काउंटिंग के दौरान अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षक और पुलिस पर्यवेक्षक की तैनाती की है। काउंटिंग के दौरान आयोग ने 165 अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों को तैनात किया है। साथ ही 77 पुलिस पर्यवेक्षकों की भी तैनाती की गई है। चुनाव आयोग ने कहा है कि इन सभी अतिरिक्त पर्यवेक्षकों की नियुक्ति इसलिए की गई है ताकि वोट काउंटिंग प्रक्रिया को सुरक्षित, शांतिपूर्ण, भयमुक्त और पारदर्शी आयोजन को सुनिश्चित कर सकें। आयोग ने कहा है कि ये नियुक्तियां संविधान के आर्टिकल 324 और रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपल एक्ट 1951 की धारा 20B के तहत चुनाव आयोग की ओर से की गई शक्तियों के आधार पर की गई है। और इस नियुक्ति के दौरान सभी ऑब्जर्वर्स आयोग के अधीन रहेंगे और आयोग के नियंत्रण और नेतृत्व में काम करेंगे। चुनाव आयोग ने कहा है कि पश्चिम बंगाल के जिन 165 विधानसभा क्षेत्रों में एक से ज्यादा काउंटिंग हॉल है, वहां काउंटिंग ऑब्जर्वर की मदद के लिए अतिरिक्त मतगणना पर्यवेक्षकों की नियुक्ति की गई है। इसके अलावा पुलिस पर्यवेक्षकों को काउंटिंग सेंटर्स के आसपास सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी दी गई है, ताकि मतगणना केंद्र के नजदीक किसी भी तरह की कोई घटना ना हो और काउंटिंग प्रक्रिया चुनाव आयोग के दिए गए दिशा निर्देश के तहत संपन्न कराया जाए। अब स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल के बीच पश्चिम बंगाल के बर्धमान से एक वायरल वीडियो सामने आया है, जिसमें रात के समय एक स्ट्रांग रूम की छत पर एक शख्स को बाहर से जाते देखा गया है। बताया जा रहा है कि ये वीडियो ईस्ट बर्धमान में UIT कैंपस में बने स्ट्रांग रूम की बिल्डिंग का है। इस स्ट्रांग रूम में 5 विधानसभा की ईवीएम रखी हुई है। हालांकि वायरल वीडियो में दिख रहे शख्स की पहचान नहीं हो पाई है, लेकिन देखा जा रहा है कि छत से एक रस्सी गिराई गई, वो उसी रस्सी के सहारे छत के ऊपर चढ़ा। इस वीडियो के जरिए ईवीएम की सिक्योरिटी पर सवाल खड़ा किया गया है। देखिए क्या हो रहा है। এই যে ভেতর থেকে আওয়াজ হচ্ছে, কি আওয়াজ হচ্ছে আমরা বুঝতে পারছি না। ভেতর থেকে আওয়াজটা যে হচ্ছে, কি আওয়াজ হচ্ছে বুঝতে পারছি না। ভেতরে ঠক ঠক করে আওয়াজ হচ্ছে। এবার কি ভাঙছে না ভাঙছে আমরা কি করে জানবো? আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। ভেতরে সে 1 ঘন্টা ধরে আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে, ঢক 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 করে শোনা যাচ্ছে। ভিডিওতে ভালো করে শোনো। হ্যাঁ, এই ঝুলছে উপর থেকে, এখন কাজ করছে, आवाज पाया যাচ্ছে। ভালো করে শুনো একটুখানি। तो ये बर्धमान की तस्वीर देख रहे हैं, जहां पर स्ट्रांग रूम के छत के ऊपर एक शख्स को चढ़ते हुए देखा जा रहा है और रस्सी के सहारे ये शख्स छत पे चढ़ता है। उसके बाद फिर वो नीचे उतरता है और यहाँ पर मौजूद लोग जो इस पूरी घटना का वीडियो बना रहे थे, वो ये कह रहे हैं कि अंदर से आवाज़ें आ रही हैं। अब अंदर क्या हो रहा है उनको भी समझ में नहीं आ रहा है, लेकिन ये वीडियो आखिरकार এবার কি ভাঙছে না ভাঙছে আমরা কি করে জানবো? আমাদের ভেতরে ঢুকতে দিচ্ছে না। ভেতরে সে 1 ঘন্টা ধরে আওয়াজ হয়ে যাচ্ছে, ঢক ঢক ঢক। अब स्ट्रांग रूम की सुरक्षा को लेकर जारी सियासत के बाद चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया। बंगाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पैरामिलिट्री फोर्सेस के हवाले कर दी गई है। 294 स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 700 कंपनी सेंट्रल फोर्स को दे दी गई है। स्ट्रांग रूम की 3 लेयर की सुरक्षा व्यवस्था की गई है। स्ट्रांग रूम के सबसे भीतरी घेरे में सेंट्रल फोर्स के जवान 24 घंटे तैनात हैं। उसके बाद दूसरी लेयर में भी सेंट्रल फोर्सेस के जवान अलग अलग पॉइंट पर तैनात हैं। वहीं तीसरे लेयर की सुरक्षा का जिम्मा बंगाल पुलिस को दिया गया है। पुलिस ने ईवीएम स्ट्रांग रूम सेंटर के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज़्यादा लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी है। चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद पूरे बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर सेंट्रल फोर्सेस की गाड़ियां और जवान दिख रहे हैं। तो स्ट्रांग रूम को लेकर जो लोगों की सियासत हो रही है, उसके बीच चुनाव आयोग ने बड़ा कदम उठाया है और बंगाल में ईवीएम स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पूरी तरह से अब पैरामिलिट्री फोर्सेस को दी गई है।
3 लेयर का इसमें सुरक्षा घेरा तैयार किया गया है। 294 स्ट्रांग रूम की सुरक्षा के लिए 700 कंपनी सेंट्रल फोर्सेस की लगा दी गई है। स्ट्रांग रूम के भीतरी घेरे में सीआरपीएफ या सेंट्रल फोर्सेस के जवान तैनात रहेंगे और दूसरे घेरे में भी यहाँ पर 24 घंटे तैनात रहेंगे सेंट्रल फोर्सेस के जवान। और जो तीसरा घेरा होगा वो बंगाल पुलिस को यानी राज्य पुलिस के हवाले किया गया इसका जिम्मा। इसके साथ ही स्ट्रांग रूम सेंटर के 200 मीटर के दायरे में 5 या उससे ज्यादा लोगों को इकट्ठा होने की इजाजत नहीं होगी। और चुनाव आयोग के इस आदेश के बाद पूरे बंगाल में स्ट्रांग रूम के बाहर सेंट्रल फोर्सेस की गाड़ियां तैनात हैं और जवान भी नजर आ रहे हैं। बड़ी खबर दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामिया यूनिवर्सिटी से है और कल रात यहां एक बार फिर से बवाल हुआ। आरएसएस को लेकर कार्यक्रम कराने पर जामिया के छात्रों ने कल रात फिर से वाइस चांसलर के खिलाफ यानी वीसी के खिलाफ प्रोटेस्ट किया। तो वाइस चांसलर के खिलाफ ये नारेबाजी हुई और जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। जामिया के छात्रों ने वीसी के सामने उनके खिलाफ ही नारेबाजी की। तस्वीर में आप देख सकते हैं कि जामिया के वीसी छात्रों के बीच से गुजर रहे हैं और छात्र उनके सामने नारेबाजी कर रहे हैं। जामिया के बॉयज हॉस्टल के सालाना कार्यक्रम में MMA जौहर हॉल के छात्रों ने हाल ही में कैंपस में आरएसएस का कार्यक्रम आयोजित कराने पर वीसी की मिलीभगत के खिलाफ नारे लगाए। छात्रों के विरोध पर सार्वजनिक मंच से वीसी ने शर्मिंदा होकर छात्रों पर विवादित टिप्पणी की थी। तो तस्वीरें आप देख रहे हैं दिल्ली के जामिया मिलिया इस्लामी यूनिवर्सिटी की तस्वीर है जहां पर वीसी के खिलाफ नारेबाजी हुई है। दरअसल इन छात्रों का आरोप है कि वाइस चांसलर के मिलीभगत की वजह से ही कैंपस में आरएसएस का एक कार्यक्रम आयोजित किया गया था जिसका इन छात्रों ने विरोध किया था। कल जब एक कार्यक्रम के दौरान हॉस्टल में पहुंचे थे वाइस चांसलर तो उनकी गाड़ी को घेरकर इन छात्रों ने एक बार फिर से हंगामा किया, प्रोटेस्ट किया और वाइस चांसलर के खिलाफ नारेबाजी की। और बात करते हैं जंग की और मिडिल ईस्ट की। आशंका है कि अमेरिका और ईरान के बीच जंग किसी भी वक्त शुरू हो सकती है क्योंकि अमेरिका ने ईरान का एक और प्रस्ताव ठुकरा दिया है। साथ ही जवाब में ईरान को धमकी भी दी गई है। ट्रंप ने एक सीधे बात में कहा है कि या तो डील करो नहीं तो जबरदस्त अटैक होगा। इसे लेकर ईरान की तरफ से ईंट का जवाब पत्थर से देने की चेतावनी दी जा रही है। कुल मिलाकर मिडिल ईस्ट में फिर से आर पार वाली लड़ाई छिड़ सकती है क्योंकि ईरान ने कहा है कि अमेरिका की किसी भी मूर्ख हरकत के लिए वो पूरी तरह से तैयार है। क्या ईरान और अमेरिका के बीच फिर से युद्ध होने वाला है? क्या अमेरिका ईरान पर कोई बड़े हमले की प्लानिंग कर रहा है? They're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. क्या ईरान ने भी सैन्य तैयारी तेज कर दी है? अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमले रुके करीब 4 हफ्ते का वक्त बीत चुका है। इस दौरान एक राउंड की सीधी बातचीत और मध्यस्थतों के जरिए कई राउंड की बातचीत हो चुकी है, लेकिन युद्ध का खतरा अब भी खत्म नहीं हुआ है। या यूं कहें कि अमेरिका और ईरान में नई जंग किसी भी पल शुरू हो सकती है। दरअसल ईरान ने अमेरिका को नया प्रस्ताव भेजा था
जिसे ट्रंप ने नामंजूर कर दिया। इससे पहले ईरान 26 और 27 अप्रैल को भी अपना प्रस्ताव भेज चुका है, जिसे ट्रंप ठुकरा चुके हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ईरान ने अपने नए प्रस्ताव में परमाणु मुद्दे का जिक्र नहीं किया। इससे राष्ट्रपति ट्रंप नाराज हैं। ईरान ने अपने लेटेस्ट प्रपोजल में मांग की है कि अमेरिका सबसे पहले हॉर्मुज से नाकाबंदी को हटाए। जवाब में ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान की शर्तों से सहमत नहीं है। ईरान ने शर्त रखी कि हॉर्मुज खोलने के बाद ही न्यूक्लियर पर बात होगी। जवाब में ट्रंप का कहना है कि एनरिच्ड यूरेनियम सौंपना होगा। ईरान ने प्रस्ताव में मिसाइल प्रोग्राम पर बातचीत से साफ इनकार किया है। जवाब में ट्रंप ने कहा कि ईरान के नए प्रस्ताव से समझौता संभव नहीं है। राष्ट्रपति ट्रंप ईरान के परमाणु प्रोग्राम को दुनिया के लिए खतरा बता रहे हैं। उन्होंने चेतावनी दी कि ईरान को किसी भी हाल में परमाणु हथियार हासिल नहीं करने देंगे। ट्रंप ईरान को धमकी दे रहे हैं, प्रस्ताव को बार बार ठुकरा रहे हैं, जिससे ईरान बौखलाया हुआ है। ईरान के सेना हेडक्वार्टर के चीफ मोहम्मद जाफिर असदी का कहना है कि अमेरिका किसी भी समझौते या डील को लेकर ईमानदार नहीं है। जाफर असदी ने धमकी दी है कि अगर अमेरिका ने कोई हिमाकत की तो उसका मुंहतोड़ जवाब दिया जाएगा। ट्रंप के बयान काफी गंभीर सवाल खड़े करते हैं। ईरान की सेना पूरी तरह से अलर्ट है। किसी भी स्थिति से निपटने में तेहरान की सेना सक्षम है और अमेरिका की किसी भी नई हरकत और मूर्खता का जवाब देने के लिए हमारी सेना पूरी तरह तैयार है। राष्ट्रपति ट्रंप ने ईरान के खिलाफ बेहद कड़ा रुख अपनाते हुए 2 सीधे विकल्पों की बात की है। उन्होंने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि या तो हमारी शर्तों पर डील करो, नहीं तो महातबाही के लिए तैयार रहो। Figure out who their leaders are, frankly. You know, their leaders are gone. The first set is gone. The second set is gone. Khomeini was gone. And they were pretty evil people. Not pretty evil, they were evil. They killed 42,000 protesters. 42,000! And in a period of 2 weeks, they killed 42,000 protesters. But we had to get this done, and we're really doing well. We're just winning. If it were a fight, they'd stop it. If this were a fight, they'd stop it. You know that expression, it's true. But they're not coming through with the kind of deal that we have to have, and we're going to get this thing done properly. We're not going to leave early and then have the problem arise in 3 more years. इधर ईरान ने अमेरिका की कार्रवाई को हथियारबंद डकैती कहा है। दरअसल अमेरिकी सेना ने 2 ईरानी जहाजों को रोका था, जिसमें ईरान कच्चा तेल लेकर जा रहा था। इस पर ईरान ने एक बयान जारी कर कहा कि ये खुले समुद्र में हथियारबंद डकैती जैसा है। वॉशिंगटन इंटरनेशनल कानून को तोड़ रहा है। युद्ध की सुगबुगाहट के बीच ईरान और अमेरिका में जुबानी जंग तेज है। ना अमेरिका मानने को तैयार है, ना ईरान झुकने को राजी। ऐसे में पिछले 25 दिनों से रुकी जंग फिर से शुरू होने की आशंका को बल मिल रहा है। और महाराष्ट्र के पुणे में 2 अलग अलग मामलों में नाबालिग बच्चों का शोषण और हत्या के मामले सामने आए। एक तरफ पुणे के भोर में 4 साल से मासूम बच्ची का रेप का हत्या कर दी गई, तो दूसरी ओर पुणे के चाकण में भी 3 साल के नाबालिग का शोषण करके हत्या कर दी गई, जिसे लेकर महाराष्ट्र में राजनीति गर्मा गई है। घटना से गुस्साए लोगों ने जमकर विरोध प्रदर्शन किया। पुणे बेंगलुरु हाईवे जाम कर दिया गया, जिसकी सूचना पर पहुंची पुलिस ने लोगों को समझाया। वहीं मामले में सीएम फडणवीस भी एक्शन में। उन्होंने केस को फास्ट ट्रैक कोर्ट में चलाने का आश्वासन दिया है और कड़ी कार्रवाई की बात कही है। पुणे के भोर में जो घटना हुई है बहुत ही निंदनीय है। 3-3.5 साल की मासूम बच्ची के साथ 65 साल के व्यक्ति ने कुकर्म भी किया और उस छोटी सी बच्ची को मौत के घाट भी उतारा गया है। आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। उसके खिलाफ फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाया जाएगा और हम मांग करेंगे कि इस प्रकार के आरोपी को मृत्युदंड की सजा मिले। और वहीं यूपी के सहारनपुर पुलिस ने पिस्टल वाली गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड मर्डर के मामले में खुलासा किया है। पुलिस ने मिर्जापुर और बड़गांव थाना क्षेत्र से जुड़े सनसनीखेज दोहरे हत्याकांड का खुलासा करते हुए 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और इनके पास से हत्या में इस्तेमाल हथियार बरामद किए गए हैं।
पुलिस के मुताबिक आरोपियों ने पूछताछ में बताया कि मृतक राखी और विक्रांत के बीच एक प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था और राखी ने आरोपियों के साथ मिलकर विक्रांत की गोली मारकर हत्या की। लेकिन जब पुलिस राखी से पूछताछ करने लगी तो मामले के खुलासे के डर से आरोपियों ने राखी की भी हत्या कर दी। आरोप है कि पार्टी के बहाने उसे सहारनपुर बुलाया गया, जहां हथौड़े और चाकू से हमला करके उसकी हत्या कर दी गई। 18 अप्रैल को थाना बड़गांव क्षेत्र में एक डेड बॉडी मिलती है। पुलिस को इसकी सूचना मिलती है, वहां पर फॉरेंसिक टीम के साथ हम लोगों ने जाके पूरे मौके का मुआयना किया, बॉडी को कब्जे में लेके एक मुकदमा दर्ज कराया। इसके बाद एक डेड बॉडी हम लोगों को थाना मिर्जापुर क्षेत्र में मिलती है, एक महिला की डेड बॉडी। इसके बाद इस महिला को भी शार्प इंजरीज थी, शार्प वेपन से इसको इंजरी थी और वहाँ के ग्राम प्रधान से तहरीर लेकर एक मुकदमा महिला की हत्या का भी दर्ज कराया गया। हम लोगों को ये दो अलग अलग आइसोलेटेड घटनाएं लग रही थी, लेकिन जैसे जैसे हमारी इन्वेस्टिगेशन इसमें आगे बढ़ी तो बाद में हम लोगों को पूरे घटनाक्रम का पता चला और ये दोनों बेसिकली एक ही घटनाक्रम से जुड़े हुए निकले। और चंपारण की धरती से एक बार फिर से बिहार की राजनीति में एक नई शुरुआत होने जा रही है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार भी अपने पिता की तरह ही चंपारण से अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू करने जा रहे हैं, जिसे लेकर पश्चिम चंपारण में भव्य तैयारियां की गई हैं। निशांत कुमार पश्चिमी चंपारण के वाल्मीकि नगर से आज सद्भाव यात्रा की शुरुआत करेंगे, जो यात्रा करीब 4 महीने तक चलेगी। यात्रा में निशांत कुमार बिहार के अलग अलग जिलों का दौरा करेंगे और लोगों से मुलाकात करके उनकी समस्याओं को समझने की कोशिश करेंगे। इस यात्रा के लिए विशेष हाईटेक रथ तैयार किया गया है, जिसके जरिए निशांत पूरे राज्य का दौरा करेंगे। निशांत कुमार की इस यात्रा का एक उद्देश्य जेडीयू के कार्यकर्ताओं में नया जोश भरना है, जिसे लेकर पार्टी काफी तैयारी कर रही है। कुमार कल से सद्भावना यात्रा पर निकल रहे हैं, सर क्या कहेंगे? वही तो पार्टी के नेता हैं, अब जेडीयू में काम कर रहे हैं तो स्वाभाविक रूप से पार्टी के विस्तार के लिए बिहार घूमना हो, कहीं जाना हो तो जाएंगे, जा रहे हैं। और पब्लिक प्लेस में नमाज को लेकर इलाहाबाद हाईकोर्ट का बड़ा फैसला सामने आया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जमीन पर नमाज पढ़ने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी जमीन का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता है जिसका इस्तेमाल सभी करते हों। नमाज मस्जिद में या फिर ईदगाह में या फिर उन जगहों पर होनी चाहिए जो नमाज के लिए तय किए गए हैं। कोर्ट ने कहा है कि धार्मिक आज़ादी सीमित होती है और दूसरों के अधिकारों और सार्वजनिक व्यवस्था का सम्मान जरूरी है। अदालत ने स्पष्ट किया कि सार्वजनिक जगह सभी के लिए होती है और कोई भी धार्मिक आयोजन वहां नहीं कर सकता। तो इलाहाबाद हाईकोर्ट की ओर से एक बड़ा फैसला आया है कि सार्वजनिक जगहों पर नमाज अदा नहीं की जा सकती है। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सार्वजनिक जमीन पर नमाज पढ़ने की याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने कहा है कि ऐसी जमीन का इस्तेमाल धार्मिक गतिविधियों के लिए नहीं किया जा सकता जिसका इस्तेमाल सभी करते हों। नमाज मस्जिदों या ईदगाहों में या फिर उन जगहों पर होनी चाहिए जो नमाज के लिए तय किए गए हैं। और ये सरकारी लैंड है और ये पब्लिक लैंड है और इसके ऊपर फिर ये पक्ष दिया गया कि ये पूरा पब्लिक रोड है, रास्ता है और इसमें किसी भी प्रकार का याची अपना वो नहीं कर सकते हैं। कोर्ट ने बाकी पुरानी नज़ीरों को ध्यान में देते हुए उनको देखने के बाद में कोर्ट ने ये कहा कि जो नियम और कानून है उसी के दायरे में रहते हुए नमाज पढ़ने दिया जाएगा और अगर कानून के दायरे का उल्लंघन होता है तो सरकार स्वतंत्र है एक्शन लेने के लिए। और फैसले को लेकर मुस्लिम धर्मगुरुओं के अलग अलग रिएक्शन भी सामने आए हैं। कुछ ने फैसले का विरोध किया तो कुछ ने स्वागत। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने नमाज को लेकर जो टिप्पणी की है कि सार्वजनिक स्थान पर जो है नमाज पढ़ना सही नहीं है, इस पर तमाम लोगों का हक है। तो ये बहरहाल एक कोर्ट का निर्णय है और ये जो टिप्पणी है कहीं ना कहीं बहुत हैरत ज़दा है, चौंकाने वाली है, क्योंकि हम लोग जब देखते हैं कि सार्वजनिक स्थानों पर जो है लोग और जितने भी धार्मिक कार्यक्रम है वो करते हैं और कहीं ना कहीं ये नमाज को लेकर अगर टिप्पणी की गई है तो यकीनन ये एक बहुत हैरत ज़दा है, चौंकाने वाली है। बहरहाल ये कोर्ट का आदेश है तो इसको तो तमाम लोगों को इसको मानना चाहिए, पर हमें ये भी याद रखना चाहिए कि इसके ऊपर भी एक कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट, तो जिन्होंने इस पर याचिका डाली होगी तो यकीनन वो सुप्रीम कोर्ट भी जाएंगे।
अब देखने वाली बात होगी कि सुप्रीम कोर्ट इस पर क्या आदेश जारी करता है। सार्वजनिक जगहों पर नमाज नहीं पढ़ी जाएगी, इस पर रोक लगाई है सख्ती से। तो ये माननीय न्यायालय का फैसला सराहनीय है, क्योंकि देखिए इस्लाम में भी यही बात कही गई है कि नमाज पढ़ने के लिए अपनी जाती जमीन का होना और पाक साफ जमीन का होना और निर्विवाद होना ये जरूरी होता है। अब जहाँ पर सार्वजनिक स्थान है और जिस देश में कई धर्मों के लोग रहते हैं, उनके अधिकार निकलते हैं सार्वजनिक जमीनों में, तो ऐसे सार्वजनिक स्थानों पर अगर किसी एक विशेष धर्म के लोग वहाँ अपनी पूजा अर्चना करने का प्रयास करते हैं या करते हैं, तो ये एक कानून की नज़र में भी ठीक नहीं है और इस्लाम की नज़र में भी ये ठीक नहीं है। जहाँ भी कोई विवाद उत्पन्न होता है इस तरह का किसी गैर मुस्लिम के द्वारा, तो फिर वो नमाज ठीक नहीं है वहाँ होनी। तो माननीय न्यायालय का जो फैसला है ये इस्लामिक नज़र से भी सही है और कानून की नज़र में भी बिल्कुल सही है। इसका स्वागत और खैर मकदम किया जाता है। बाद हाई कोर्ट का फैसला सार्वजनिक जगह पर नमाज पढ़ने के सिलसिले में आया है और ये फैसला बिल्कुल सही है और दुरुस्त है, इसलिए कि शरीयत इस्लामिया की रोशनी में भी ये बात स्पष्ट है कि ऐसी जगह पर नमाज न पढ़ी जाए जहाँ पर कोई विवाद खड़ा हो या कोई तनाज़ा हो या किसी को कोई आपत्ति हो या कोई एतराज़ हो। ऐसी जगह पर नमाज पढ़ने से बचना चाहिए। और सार्वजनिक जगह ऐसी जगह होती है जहाँ पर ट्रैफिक की और लोगों की आमदोरफ्त भी बहुत होती है, नमाज पढ़ने वाला भी डिस्टर्ब होगा। और बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम को लेकर सियासत जारी है। सीएम ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को 24 घंटे एक्टिव रहने का आदेश दे रही हैं। शनिवार को पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अफवाहों पर भरोसा ना करें, बाहर का खाना ना खाएं, काउंटिंग सेंटर किसी भी हालत में ना छोड़ें, नतीजों की अपलोडिंग पर नजर रखें, ईवीएम में गड़बड़ी दिखने पर तुरंत शिकायत करें और कोई उम्मीदवार 200-300 वोटों के अंतर से सीट हार जाता है तो दोबारा काउंटिंग की मांग करें। पश्चिम बंगाल में अब से करीब 24 घंटे बाद साफ होने लगेगा कि बंगाल पर अगले 5 साल किसका राज होगा। ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनेंगी या फिर 15 साल बाद दीदी बंगाल की राजनीति से बाहर होंगी और बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा। लेकिन बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को लेकर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जारी है। बीजेपी और टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं, सीसीटीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं, एक पल के लिए भी स्ट्रांग रूम से नजर नहीं हट रही है। बंगाल में काउंटिंग का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बंगाल का पारा और चढ़ता जा रहा है। स्ट्रांग रूम को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। एक एक स्ट्रांग रूम को छावनी बना दिया गया है। काउंटिंग से पहले टीएमसी के एक्शन प्लान के जवाब में बीजेपी ने भी पूरी तैयारी की है। आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम से बाहर धरना देंगी। साथ ही सभी विधानसभा के उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इससे टीएमसी के नेताओं को खूब मिर्ची लग रही है। बैठेंगे तो हम लोग जो थर्सडे में सोचता है भाजपा को, वो लेट में संडे वो सोचता है। जो प्रॉब्लम था हम लोग पॉइंट आउट किया, उस दिन पॉइंट आउट किया, स्ट्रांग रूम के सामने हम लोग धरना में बैठ गया था, सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सीसीटीवी लग गया। अभी वो लोग नौटंकी करने चला है। हमारा जब पूरा 24 आवर्स हमारा वर्कर्स है वो नजर रख रहा है। तृणमूल का साथ बीजेपी का नहीं, तृणमूल का साथ इलेक्शन कमीशन का नहीं, सेंट्रल फोर्स का नहीं, लड़ाई तृणमूल का साथ जनतंत्र का। जनतंत्र को वो उखाड़ के फेंकने का कोई प्रयास कर रहा है। हम जनतंत्र को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जनतंत्र को हम कामयाब करेंगे। जनतंत्र को डायमंड हार्बर में हम प्रतिष्ठित करके रहेंगे, ऐसा मंशा लेके हम काम कर रहा है। इसीलिए अभिषेक बनर्जी का गुंडा लोग जो जनतंत्र के लिए खतरा है, ये सारे जो गुंडा का समाप्त होगा। काउंटिंग से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में टीएमसी दिख रही है। वो बार बार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है।
पैरामिलिट्री की पूछताछ और चेकिंग से टीएमसी के नेता परेशान हैं। ये बाहर जो तैनात हैं आर्मी के लोग, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो हम लोग एक बैच पहन के जाते हैं उसमें तो कैंडिडेट लिखा है, तो कैंडिडेट को तो आप अंदर जा सकते हैं। वो हमको कह रहे कि आपके 2 जन जो अगर हैं, 1 जन को बाहर आना है तब हम जाएंगे। खबर भी नहीं है। फिर पुलिस आके बोल रहा है कि नहीं कैंडिडेट कोई उस गिनती में नहीं आते, उसको अलाउ कीजिए। तो हमने कहा कि रोज रोज हम लोग आपके द्वारा क्यों अपमानित होते हैं? अगर नियम आपको नहीं मालूम है तो कौन से नियम में आपने रोका? आपको नियम नहीं मालूम कि रोकना है या नहीं रोकना है, तो आपके कौन से नियम में आपने कैंडिडेट को रोका? तो अगर नियम नहीं मालूम है तो हर दिन अपमान करते हैं हम। शनिवार को काउंटिंग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के काउंटिंग एजेंटों के साथ बैठक की। इस दौरान ममता बनर्जी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पेशल ऑर्डर जारी किया है। अफवाहों पर भरोसा न करें, बाहर का खाना न खाएं, काउंटिंग सेंटर किसी भी हालत में न छोड़ें, नतीजों की अपलोडिंग पर नजर रखें, ईवीएम में गड़बड़ी दिखने पर तुरंत शिकायत करें। कोई उम्मीदवार 200-300 वोटों के अंतर से सीट हार जाता है तो दोबारा काउंटिंग की मांग करें। टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनने का दावा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी कम से कम 200 से अधिक सीटें जीतेगी, शायद इससे भी ज्यादा। बीजेपी द्वारा अपनी सीटों की संख्या के बारे में किए जा रहे प्रचार को ज्यादा गंभीरता से न ले। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले एग्जिट पोल को भी महत्व न दे। ऐसे पोल 2021 और 2024 में भी गलत हुए थे। ऐसे ज्यादातर पोल शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए होते हैं। तृणमूल कांग्रेस हार तो स्वीकार कर लिया, फिर भी थोड़ा बयानबाजी से काउंटिंग स्टेशन में उसका कार्यकर्ता जाए, इसी के कारण कुछ स्टेटमेंट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आंकड़े देते रहते हैं, उसका आंकड़े हर मीटिंग में बदलते रहते हैं। हार मानना इतना सहज बात नहीं है उनके लिए, इसीलिए ऐसा चल रहा है स्टेटमेंट। बंगाल में इस बार मैजिक नंबर किसके हाथ लगेगा, ये अगले 24 घंटे के बाद साफ होने लगेगा, लेकिन उससे पहले आंकड़ों और नैरेटिव का सियासी खेल जारी है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। गुजरात के कच्छ में सुरक्षा एजेंसियों ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एसओजी पुलिस ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम फकीर मोहम्मद ईशा गगड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़े कंटेंट का प्रचार कर रहा था। जिहाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए उकसाने वाला कंटेंट शेयर कर रहा था। मोबाइल की जांच करने पर उसमें आईएसआईएस से जुड़े फोटो और वीडियो मिले। पुलिस अब इसके खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी है। बिहार की राजनीति में आज एक नई शुरुआत होने जा रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज से सद्भाव यात्रा का आगाज कर रहे हैं। निशांत कुमार की ये सद्भाव यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी। 4 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए निशांत कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में जनता से बातचीत करेंगे। निशांत की इस यात्रा के लिए एक विशेष हाईटेक रथ बनाया गया है। इसका नाम निश्चय रथ है। ये रथ निशांत कुमार के लिए चलता फिरता जनसंपर्क केंद्र होगा। दिल्ली में बिहार के युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ लिया है। हत्या के विरोध में जनसुराज पार्टी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। दरअसल ये मामला 26 अप्रैल का है, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज ने जफरपुर कला में पांडव कुमार पर फायरिंग कर दी थी। पांडव की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के दोस्त और परिवार का आरोप है कि पांडव ने पुलिस वाले को बताया था कि वो बिहार का रहने वाला है, इसलिए पुलिस वाले ने उसे गोली मार दी। गोली पांडव के शरीर को पार करते हुए निकल गई और उसके पीछे खड़े युवक को लगी। युवक अस्पताल में भर्ती है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में ड्रग्स फ्री अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान 11 अप्रैल से जम्मू संभाग में शुरू हो चुका है। अब इसे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विस्तार देने की तैयारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि नशे के नेटवर्क का सीधा संबंध आतंकवाद से है और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। शनिवार को भी दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी बारिश आई। मौसम विभाग ने मई में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने और कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया है। वहीं कश्मीर की चिनाब घाटी में लैंडस्लाइड की वजह से डोडा किश्तवाड़ रोड पूरी तरह से बंद हो गई है।
मलबे को हटाने के लिए मशीनें और कर्मचारी तैनात कर दिए गए। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18.1 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 67 रन की पारी खेली, जबकि कार्तिक शर्मा ने 40 बॉल पर नाबाद 54 रन बनाए। वहीं मुंबई की तरफ से नमन धीर ने 37 बॉल पर 57 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से अंशुल कंबोज ने 3 विकेट झटके। और बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम को लेकर सियासत जारी है। सीएम ममता बनर्जी अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं को 24 घंटे एक्टिव रहने का आदेश दे रही हैं। शनिवार को पार्टी नेताओं के साथ मीटिंग के बाद ममता बनर्जी ने कहा कि अफवाहों पर भरोसा ना करें, बाहर का खाना ना खाएं, काउंटिंग सेंटर किसी भी हालत में ना छोड़ें, नतीजों की अपलोडिंग पर नजर रखें, ईवीएम में गड़बड़ी दिखने पर तुरंत शिकायत करें और कोई उम्मीदवार 200-300 वोटों के अंतर से सीट हार जाता है तो दोबारा काउंटिंग की मांग करें। पश्चिम बंगाल में अब से करीब 24 घंटे बाद साफ होने लगेगा कि बंगाल पर अगले 5 साल किसका राज होगा। ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनेंगी या फिर 15 साल बाद दीदी बंगाल की राजनीति से बाहर होंगी और बंगाल में पहली बार कमल खिलेगा। लेकिन बंगाल में काउंटिंग से पहले स्ट्रांग रूम की सिक्योरिटी को लेकर हाई वोल्टेज सियासी ड्रामा जारी है। बीजेपी और टीएमसी के नेता स्ट्रांग रूम के बाहर डेरा डाले हुए हैं, सीसीटीवी पर नजरें गड़ाए हुए हैं। एक पल के लिए भी स्ट्रांग रूम से नजर नहीं हट रही है। बंगाल में काउंटिंग का वक्त जैसे जैसे नजदीक आ रहा है, बंगाल का पारा और चढ़ता जा रहा है। स्ट्रांग रूम को लेकर जबरदस्त माहौल बना हुआ है। एक स्ट्रांग रूम को छावनी बना दिया गया है। काउंटिंग से पहले टीएमसी के एक्शन प्लान के जवाब में बीजेपी ने भी पूरी तैयारी की है। आज बीजेपी की महिला कार्यकर्ता सभी विधानसभा क्षेत्रों में स्ट्रांग रूम से बाहर धरना देंगी। साथ ही सभी विधानसभा के उम्मीदवार अपने अपने चुनाव क्षेत्रों में मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना करेंगे। इससे टीएमसी के नेताओं को खूब मिर्ची लग रही है। बैठेंगे तो हम लोग जो थर्सडे में सोचता है भाजपा को, वो लेट में संडे वो सोचता है। जो प्रॉब्लम था हम लोग पॉइंट आउट किया, उस दिन पॉइंट आउट किया, स्ट्रांग रूम के सामने हम लोग धरना में बैठ गया था। सब प्रॉब्लम सॉल्व हो गया, सीसीटीवी लग गया, अभी वो लोग नौटंकी करने चला। हमारा जब पूरा 24 आवर्स हमारा वर्कर्स है वो नजर रख रहा है। तृणमूल का साथ बीजेपी का नहीं, तृणमूल का साथ इलेक्शन कमीशन का नहीं, सेंट्रल फोर्स का नहीं, लड़ाई तृणमूल का साथ जनतंत्र का। जनतंत्र को वो उखाड़ के फेंकने का कोई प्रयास कर रहा है। हम जनतंत्र को बनाए रखने के लिए प्रयास कर रहे हैं और जनतंत्र को हम कामयाब करेंगे। जनतंत्र को डायमंड हार्बर में हम प्रतिष्ठित करके रहेंगे, ऐसा मंशा लेके हम काम कर रहा है। इसीलिए अभिषेक बनर्जी का गुंडा लोग जो जनतंत्र के लिए खतरा है, इस सारे जो गुंडा का समाप्त होगा। काउंटिंग से पहले सबसे ज्यादा टेंशन में टीएमसी दिख रही है। वो बार बार स्ट्रांग रूम की सुरक्षा पर सवाल उठा रही है। पैरामिलिट्री की पूछताछ और चेकिंग से टीएमसी के नेता परेशान हैं। ये बाहर जो तैनात हैं आर्मी के लोग, उनको ये भी नहीं मालूम कि जो हम लोग एक बैच पहन के जाते हैं उसमें तो कैंडिडेट लिखा है। तो कैंडिडेट को तो आप अंदर जा सकते हैं। वो हमको कह रहे कि आपके 2 जन जो अगर हैं, 1 जन को बाहर आना है तब हम जाएंगे। खबर भी नहीं है। फिर पुलिस आके बोल रहा है कि नहीं कैंडिडेट कोई उस गिनती में नहीं आते, उसको अलाउ कीजिए। तो हमने कहा कि रोज रोज हम लोग आपके द्वारा क्यों अपमानित होते हैं। अगर नियम आपको नहीं मालूम है तो कौन से नियम में आपने रोका। आपको नियम नहीं मालूम कि रोकना है या नहीं रोकना है, तो आपके कौन से नियम में आपने कैंडिडेट को रोका। तो अगर नियम नहीं मालूम है तो हर दिन अपमान करते हैं हम। शनिवार को काउंटिंग को लेकर मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी ने अपनी पार्टी के काउंटिंग एजेंटों के साथ बैठक की। इस दौरान ममता बनर्जी ने अपने नेताओं कार्यकर्ताओं को स्पेशल ऑर्डर जारी किया है। अफवाहों पर भरोसा न करें, बाहर का खाना न खाएं, काउंटिंग सेंटर किसी भी हालत में न छोड़ें, नतीजों की अपलोडिंग पर नजर रखें, ईवीएम में गड़बड़ी दिखने पर तुरंत शिकायत करें,
कोई उम्मीदवार 200-300 वोटों के अंतर से सीट हार जाता है तो दोबारा काउंटिंग की मांग करे। टीएमसी कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए ममता बनर्जी चौथी बार सीएम बनने का दावा कर रही हैं। ममता बनर्जी ने दावा किया कि टीएमसी कम से कम 200 से अधिक सीटें जीतेगी, शायद इससे भी ज्यादा। बीजेपी द्वारा अपनी सीटों की संख्या के बारे में किए जा रहे प्रचार को ज्यादा गंभीरता से न ले। टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर प्रसारित होने वाले एग्जिट पोल को भी महत्व न दे। ऐसे पोल 2021 और 2024 में भी गलत हुए थे। ऐसे ज्यादातर पोल शेयर बाजार को प्रभावित करने के लिए होते हैं। तृणमूल कांग्रेस हार तो स्वीकार कर लिया, फिर भी थोड़ा बयानबाजी से काउंटिंग स्टेशन में उसका कार्यकर्ता जाए, इसी के कारण कुछ स्टेटमेंट कर रहा है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। आंकड़े देते रहते हैं, उसका आंकड़े हर मीटिंग में बदलते रहते हैं। हार मानना इतना सहज बात नहीं है उनके लिए, इसीलिए ऐसा चल रहा है स्टेटमेंट। बंगाल में इस बार मैजिक नंबर किसके हाथ लगेगा, ये अगले 24 घंटे के बाद साफ होने लगेगा, लेकिन उससे पहले आंकड़ों और नैरेटिव का सियासी खेल जारी है। और अब देखिए दिव्यांगजनों के लिए स्पेशल बुलेटिन। गुजरात के कच्छ में सुरक्षा एजेंसियों ने देश विरोधी गतिविधियों के खिलाफ बड़ा एक्शन लिया है। एसओजी पुलिस ने आतंकवादी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से प्रभावित एक शख्स को गिरफ्तार किया है। आरोपी का नाम फकीर मोहम्मद ईशा गगड़ा है। बताया जा रहा है कि आरोपी सोशल मीडिया पर आतंकी संगठन आईएसआईएस की विचारधारा से जुड़े कंटेंट का प्रचार कर रहा था। जिहाद के नाम पर लोगों को इकट्ठा करने के लिए उकसाने वाला कंटेंट शेयर कर रहा था। मोबाइल की जांच करने पर उसमें आईएसआईएस से जुड़े फोटो और वीडियो मिले। पुलिस अब इसके खिलाफ केस दर्ज कर जांच में जुटी है। बिहार की राजनीति में आज एक नई शुरुआत होने जा रही है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार आज से सद्भाव यात्रा का आगाज कर रहे हैं। निशांत कुमार की ये सद्भाव यात्रा पश्चिमी चंपारण से शुरू होगी। 4 महीने तक चलने वाली इस यात्रा के जरिए निशांत कुमार बिहार के अलग अलग जिलों में जनता से बातचीत करेंगे। निशांत की इस यात्रा के लिए एक विशेष हाईटेक रथ बनाया गया है। इसका नाम निश्चय रथ है। ये रथ निशांत कुमार के लिए चलता फिरता जनसंपर्क केंद्र होगा। दिल्ली में बिहार के युवक की हत्या के मामले ने तूल पकड़ दिया है। हत्या के विरोध में जनसुराज पार्टी आज जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी। दरअसल ये मामला 26 अप्रैल का है, जब दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल में तैनात हेड कांस्टेबल नीरज ने जफरपुर कला में पांडव कुमार पर फायरिंग कर दी थी। पांडव की मौके पर ही मौत हो गई थी। मृतक के दोस्त और परिवार का आरोप है कि पांडव ने पुलिस वाले को बताया था कि वो बिहार का रहने वाला है, इसलिए पुलिस वाले ने उसे गोली मार दी। गोली पांडव के शरीर को पार करते हुए निकल गई और उसके पीछे खड़े युवक को लगी। युवक अस्पताल में भर्ती है। जम्मू कश्मीर में बढ़ते नशे के कारोबार को लेकर प्रशासन एक्शन मोड में नजर आ रहा है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा आज श्रीनगर में ड्रग्स फ्री अभियान की शुरुआत करेंगे। ये अभियान 11 अप्रैल से जम्मू संभाग में शुरू हो चुका है। अब इसे पूरे केंद्र शासित प्रदेश में विस्तार देने की तैयारी है। एलजी मनोज सिन्हा ने कहा कि नशे के नेटवर्क का सीधा संबंध आतंकवाद से है और नशा तस्करों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। पिछले 2-3 दिनों से मौसम का मिजाज बदल गया है। बारिश के बाद लोगों को भीषण गर्मी से राहत मिली है। शनिवार को भी दिल्ली समेत कई राज्यों में आंधी बारिश आई। मौसम विभाग ने मई में देश में सामान्य से ज्यादा बारिश होने और कई हिस्सों में अधिकतम तापमान सामान्य से कम रहने का अनुमान जताया है। वहीं कश्मीर की चिनाब घाटी में लैंडस्लाइड की वजह से डोडा किश्तवाड़ रोड पूरी तरह से बंद हो गई है। मलबे को हटाने के लिए मशीनें और कर्मचारी तैनात कर दिए गए। आईपीएल में चेन्नई सुपर किंग्स ने मुंबई इंडियंस को 8 विकेट से हरा दिया। मुंबई ने टॉस जीतकर बैटिंग चुनी और 20 ओवर में 7 विकेट पर 159 रन बनाए। जवाब में चेन्नई ने 18.1 ओवर में 2 विकेट पर टारगेट हासिल कर लिया। चेन्नई की ओर से कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 67 रन की पारी खेली, जबकि कार्तिक शर्मा ने 40 बॉल पर नाबाद 54 रन बनाए। वहीं मुंबई की तरफ से नमन धीर ने 37 बॉल पर 57 रन की पारी खेली। चेन्नई की ओर से अंशुल कंबोज ने 3 विकेट झटके।